वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। थोड़ा लेट हो गया आज। कौन कौन लाइव है? थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर। आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। और प्लांट ग्रोथ हार्मोन से पहले मैं आपको बता दूं कि हार्मोन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट के अंदर हार्मोन का काम क्या है मेनली, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट के बारे में, ठीक है, तो प्लांट के अंदर मेनली दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करना। ओके, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन को भी दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन को भी ऐसा डिवाइड कर दिया गया है। डिवीजन किस हिसाब से हुआ है? तो डिवीजन इस हिसाब से हुआ है कि हमारे पास प्लांट ग्रोथ हार्मोन मेनली 5 टाइप्स के हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। क्लियर है? तो ये जो 5 हार्मोन अभी मैंने बताए, कौन कौन से हार्मोन बताया मैंने अभी? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एब्सिसिक एसिड, और ये है तुम्हारा इथिलीन। अगर हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन के अंदर रेगुलेटर के बारे में बात करते हैं, ये सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के अंदर यहाँ पे जो मैंने 3 लिखे हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ये तीनों को हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन का मतलब है ये प्रमोट करेगा, एक्टिवेट करेगा, प्लांट की ग्रोथ को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है एब्सिसिक एसिड, देखो कोई एडवर्स कंडीशन के अंदर प्लांट को अगर ग्रो करना है, तो एडवर्स कंडीशन के अंदर ऑलरेडी अगर प्लांट को ना वाटर मिल रहा है, ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना मिनरल्स मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा तो प्लांट को और ज़्यादा मिनरल, न्यूट्रिशन और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसी कंडीशन के अंदर प्लांट की ग्रोथ को क्या होना चाहिए? इनहिबिट करना चाहिए। तो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए यहाँ पे जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। क्लियर है चीज़ें? तो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड, तो इसको हम बोलेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इसको दूसरा क्या बोला जाता है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और इथिलीन क्या हो जाएगा? प्लांट की ग्रोथ को ना प्रमोट करेगा ना इनहिबिट के लिए बोला जाएगा। ये क्या करेगा? प्लांट का जो ग्रोथ है ये प्लांट राइपनिंग के लिए जो यूज़ होगा, ठीक है। तो एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ गैशियस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। ये एक हार्मोन है जो गैशियस फॉर्म में अवेलेबल होगा, जिसको हम बोलेंगे इथिलीन। क्लियर है? तो ये तो था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो एक तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, एक हार्मोन हमारे पास ऐसा है कि जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और दूसरा जो है वो कौन सा है? इथिलीन, जो ज़्यादातर कौन से इफेक्ट देगा? इनहिबिटिंग इफेक्ट ज़्यादा देता है, पर ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैशियस फॉर्म में अवेलेबल होगा। क्लियर है? आज ये सबके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एक ही हार्मोन के बारे में डिस्कस करना है जो है ऑक्सिन। ओके, तो ऑक्सिन को आज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। इन डिटेल मतलब जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर या स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर ऑक्सिन के बारे में दिया गया है, उसका केमिकल नेचर नहीं बताया गया है। दूसरी चीज़, उसके अंदर हम लोग को ये चीज़ नहीं बताई गई, ये सिर्फ एक ही साइंटिस्ट का नाम बताया हुआ है, एवेना कर्वेचर टेस्ट, जो हम लोग जानते हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके सिग्निफिकेंस। ऑक्सिन के ऊपर जो भी नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली उसके सिग्निफिकेंस बेसिस पे ही पूछे जाते हैं कि ऑक्सिन का मेन सिग्निफिकेंस इफेक्ट किसके ऊपर होगा, किस हिसाब से होगा और कहाँ कहाँ पे हम ऑक्सिन को यूज़ कर सकते हैं।
चीज़ें क्लियर है? तो आज जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले हम लोग उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में कौन से साइंटिस्ट थे जिसने ऑक्सीजन के बारे में क्या किया है कि डिस्कवरी की है, या तो कोई पर्टिकुलर केमिकल नेचर उसका फाइंड आउट किया है। और थर्ड चीज़ जो आप ऑक्सीजन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो है उसका सिग्निफिकेंस इफेक्ट। तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सब लोग आ गए होंगे तो हम लोग रेडी करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया जाएगा। बस आप लोग लाइक से मुझे पता कर दो कि कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है और कैसे हो, ठीक है? तुम्हारी लाइक से पता चलता है मूड है कि नहीं तुम्हारा पढ़ने के लिए। चलो, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और कौन सा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आज का हमारा? ऑक्सिन। ओके, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर का आज का जो हार्मोन पढ़ना है हमें वो है ऑक्सिन। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से और तुम लोग ने रिप्लाई करना है बहुत फास्ट। ऑक्सिन को मेनली कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? जितना हम लोग ने 11th के स्टेट बोर्ड में तुम लोग ने जो पढ़ा होगा या कहीं पे सुना होगा, 10th के अंदर भी आ गया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन। तो मेनली कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सिन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं? क्वेश्चन है, ठीक है? सोचो, सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट। ये क्लास कितवी छे आहे है क्लास? ये क्लास 11th का है, ये क्लास 12th वालों के लिए भी है, ग्राफ्टिंग के लिए। अच्छा, ओके, सेल डिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑक्सिन को। सेल डिवीजन के लिए भी ऑक्सिन को यूज़ किया जा सकता है। ऑक्सिन को यूज़ किया जा सकता है कहाँ पे? ग्राफ्टिंग। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये एक टेक्निक है जहाँ पे हम लोग ऑक्सिन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेयरिंग प्रोसेस, वेरी गुड। तो ये सारी जो प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज़ होने वाली जो प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारी प्रोसेस के लिए हम लोग ऑक्सिन ये नाम सुने हुए हैं। ओके, आज जो चीज़ पढ़नी है सबसे पहले हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो कैरेक्टर क्या है? ऑक्सिन कैसा, कौन से नेचर में आएगा ऑक्सिन? तो ऑक्सिन इज़ अ वीकली एसिडिक कंपाउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सिन क्या हो जाएगा? ऑक्सिन इज वीकली एसिडिक कंपाउंड। वीकली एसिडिक कंपाउंड है तो वीकली एसिडिक कंपाउंड के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये एसिडिक कंडीशन देगा? तो ऑक्सिन इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर प्लस इसके साथ क्या होगा? इसके साथ होगा एसिड साइड चेन। क्लियर है? अगर स्ट्रक्चर वाइज हम लोग इसको देखें थोड़ा सा, तो कुछ इस हिसाब से हम ऑक्सिन को देखेंगे। दिख रहा है तुम लोग को? तो CH2COOH एसिडिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है? तो मेनली अगर ऑक्सिन को डिवाइड करते हो तुम लोग तो ऑक्सिन की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? ऑक्सिन इज अ वीकली एसिडिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड रिंग के साथ उसके पास क्या है? एसिड साइड चेन है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिया जाता है तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सिन का, ठीक है? अब देखो, ऑक्सिन के अंदर तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑक्सिन के अंदर अगर हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करें तो हम लोग को नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन, जो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स है। नेचुरल ऑक्सिन 2 है और जो सिंथेटिक ऑक्सिन है उसकी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है? तो उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑक्सिन का वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन इज दिस। तो इसके अंदर आप लोग को कौन सा कंपाउंड दिखेगा? एसिडिक साइड चेन आप लोग को मिलेगी। कि ये मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ एसिडिक साइड चेन? क्योंकि ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन हम लोग सिग्निफिकेंस स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ये एसिडिक ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऑक्सिन के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एसिडिक साइड चेन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलो, इसके बाद जब ऑक्सिन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सिन के अंदर 2 कंपाउंड है। किस हिसाब से कंपाउंड को डिवाइड किया है? तो नेचुरल ऑक्सिन
and synthetic oxygen IAA and IBA, indole 3 acetic acid and indole 3 ब्यूटेरिक एसिड, ये दो तुम्हारे कौन से हो जाएंगे? नेचुरल ऑक्सीजन। क्लियर है? जब तुम लोग बात करोगे सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में तो NaA नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D, किसी को याद है 2,4-D का फुल फॉर्म? 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T, 2,4,5-ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कंपलसरी आप लोग ने इतने 5 नाम कंपलसरी याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ये पूछे जाने वाले नाम है सारे के सारे। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या तो इसमें से कुछ भी कोई एक नाम दे के आप लोग को पूछा जा सकता है कि ये कौन से पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या बोल सकते हैं इसको टाइप है। ठीक है, तो IAA क्या हो जाएगा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। लिख के रखो ये सब लोग, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जो 11th वाले बच्चे, अगर इसमें 11th वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये पूरा नया होगा। ऑक्सीजन तो सुना होगा तुमने, पर ऑक्सीजन के 2 टाइप्स नहीं सुने होंगे, ऑक्सीजन के 2 पार्ट नहीं पढ़े होंगे तुम लोग ने कि नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। अगर सुना भी होगा तो इसके अंदर उसके ये लिस्ट आप लोग के लिए शायद नया हो सकता है। ठीक है, तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ये तुम्हारे लिए कौन सा हो जाएगा? नेचुरल ऑक्सीजन। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं नाम के साथ, IAA, IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। और सिंथेटिक ऑक्सीजन में कौन आ जाएगा तुम्हारा? नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गए उसके टाइप्स ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन ये एक पर्टिकुलर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से बना है, और जो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, हम लोग अभी ऑक्सीजन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। प्रिकर्सर ऑक्सीजन बनाने के लिए, ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए जो पर्टिकुलर प्रिकर्सर यहाँ पे यूज होगा, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन ये है अमाइनो एसिड। ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन ये अमाइनो एसिड कौन से स्ट्रक्चर में होगा? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होगा रिंग स्ट्रक्चर में। ओके, तो ट्रिप्टोफैन के फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर मिनरल हम लोग को जो रिक्वायर्ड है वो है जिंक। तो इनडायरेक्टली तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया। Which mineral molecule is required for the formation of oxygen और फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन? ट्रिप्टोफैन तो नहीं पूछेंगे, अगर इनडायरेक्टली उनको पूछना है तो वो क्या बोलेंगे तुम लोग को? ऑक्सीजन के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो कौन सा पर्टिकुलर मिनरल तुम लोग को यूजफुल है? Zn+2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग प्रिकर्सर के बारे में समझ में आ गया, ट्रिप्टोफैन ये प्रिकर्सर हो जाएगा। और प्रिकर्सर कौन सा है? ट्रिप्टोफैन हमारा अमाइनो एसिड है। ये कौन से टाइप का अमाइनो एसिड है? जो रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और उसके लिए ट्रिप्टोफैन को फॉर्म करने के लिए तुम लोग को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? Zn+2 की। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि Zn+2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोकेशन। लोकेशन क्या हो सकती है? ऑक्सीजन प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो प्लांट को इमेजिन करो, प्लांट का पार्ट इमेजिन करो कि कौन से पार्ट के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता होगा। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वो लोकेशन हो जाएगा शूट
टिप एंड रूट टिप। तो ये लोकेशन हो जाएगा जहाँ पे तुम लोग को कौन मिलेगा, ये शूट टिप और रूट टिप पे आप लोग को कौन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको ऑक्सिन। ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, शूट टिप, रूट टिप, हाँ कैप बोल सकते हो तुम लोग, कैप के अंदर, वेरी गुड, ठीक है। जिसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, ओके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम, वेरी गुड। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए होता है, ये तो शूट और रूट के अंदर हो गया, पर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर बात करते हैं तो अगर शूट की ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ शूट 10 ppm ऑक्सिन इज रिक्वायर्ड। हो सकता है ये सब कुछ नया हो तुम लोग के लिए। कॉन्सेंट्रेशन शूट के लिए, ग्रोथ के लिए, शूट की ग्रोथ के लिए कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछते हैं आपको तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 ppm इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शूट। एंड रूट के लिए अगर किसी को याद हो 0.001 ppm, ये याद रखना है आपको पॉइंट, क्योंकि अभी इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट आएंगे तो एक्सपेरिमेंट में आप लोग को ये कॉन्सेंट्रेशन फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो शूट ग्रोथ के लिए आप लोग को रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 10 ppm इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शूट। 0.0001 ppm कितना माइनर कॉन्सेंट्रेशन है रूट के लिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा थोड़ा सा अगर 10 ppm आपने शूट के लिए दे दिया तो रूट का ग्रोथ क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये उसका फुल फॉर्म है। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन में आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो क्या हो जाएगा, उसको किससे मेजर करते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे तुम लोग जो यूनिट मेजर करते हो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ppm। गुड क्वेश्चन। तो शूट और रूट के लिए हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बताया गया है 10 ppm एंड 0.001 ppm। क्लियर है, अभी आगे बढ़ता है। चलो, तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ, फिर से याद करो। प्रिकर्सर कौन सा रिक्वायर्ड है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है, कौन से स्ट्रक्चर में हो जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर में हो जाएगा। Zn+2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन एंड ट्रिप्टोफेन इज अ प्रिकर्सर फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देन लोकेशन इज शूट टिप एंड रूट टिप। कॉन्सेंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शूट इज 10 ppm। कॉन्सेंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इज 0.0001 ppm। क्लियर है, आगे बढ़ता है। चलो नेक्स्ट, अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर आपको पता करना हो तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि उस कौन से फॉर्म में ऑक्सिन प्रेजेंट होगा प्लांट के अंदर। देखो, दो टाइप के स्टेट हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट के अंदर जो पर्टिकुलर ऑक्सिन प्रेजेंट है वो फ्री स्टेट में हो सकता है या तो बाउंड स्टेट में हो सकता है। फ्री स्टेट का मतलब क्या है, ये जो ऑक्सिन है ये एक्टिव है। किस हिसाब से एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव इस हिसाब से कि ये प्लांट ग्रोथ के लिए ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है ये यूज़फुल होगा। बाउंड मतलब ये पर्टिकुलर हार्मोन किसी और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं, ऑक्सिन अगर एलेनाइन के साथ अटैच्ड है, इफ ऑक्सिन इज अटैच्ड विथ एलेनाइन, तो ये किसी और पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ये हार्मोन कैसा हो जाएगा, ये हार्मोन हो जाएगा इनएक्टिव। तो हमारे पास जो हार्मोन है वो दो फेसेस में प्रेजेंट है, एक तो फ्री स्टेट हो जाएगा, एक बाउंड स्टेट हो जाएगा। हमारे लिए जो रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, फ्री स्टेट वाला जो एक्टिव हार्मोन होगा, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके कंप्लीट हुए हैं, हमारे ऑक्सिन के। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री के अंदर हम लोग डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक ही साइंटिस्ट के बारे में हम लोग को एनसीईआरटी के अंदर या स्टेट बोर्ड के अंदर बताया गया है, जो कौन सा है तुम्हारा एफ वेंट,
ठीक है, जिसने एवेना कर्वेचर टेस्ट दिया है। पर इससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे चार्ल्स डार्विन का बेटा फ्रांसिस डार्विन, दोनों ने क्या किया है कि फर्स्ट एक पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल को लेके उसको कट किया है। कट करने के बाद उसको आगे देखा है कि पर्टिकुलर कौन सा हार्मोन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, कौन सा हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा, या तो कोई पर्टिकुलर केमिकल मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो 1 बाय 1 3 ऐसे साइंटिस्ट के हम लोग को हिस्ट्री देखनी है जिन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर वर्क किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग आज देखने वाले हैं वो है चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। किसी ने तो गुड नाइट मैसेज किया है, कोई सो गया है लगता है। ओके, तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया है? कैनरी ग्रास। ओके, और कैनरी ग्रास को फेलेरिस कैनेरियंसिस, ये उसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम। ये क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नेम ऑफ कैनरी ग्रास। अब देखो, ग्रास इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? तो ग्रास के ऊपर का टिप पोर्शन इमेजिन करो। ठीक है, ग्रास के ऊपर का टिप पोर्शन अगर आप लोग इमेजिन करते हो तो टिप पोर्शन ऑफ ग्रास इज नोन एज कोलियोप्टाइल। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिस पॉइंट पे होने वाली है, कोई भी ग्रास का मटेरियल ले लो और ग्रास का जो टिप पोर्शन है जहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, वो ग्रोथ को तुम लोग क्या बोलोगे? कोलियोप्टाइल। तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने जो मटेरियल लिया है, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मटेरियल लिया है, वो मटेरियल कौन सा हो जाएगा? कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल किस चीज़ का लिया हुआ है? कैनरी ग्रास। साइंटिफिक नेम ऑफ कैनरी ग्रास इज फेलेरिस कैनेरियंसिस। ये नोट डाउन कर लो, साथ साथ में सब कुछ नोट डाउन करते जाओ, ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने कौन से पर्टिकुलर मटेरियल पे ये पूरा का पूरा क्या बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? कैनरी ग्रास, जिसको हम बोलेंगे फेलेरिस कैनेरियंसिस। एंड जो टिप पोर्शन है, ये टिप पोर्शन को क्या बोला जाएगा? कोलियोप्टाइल। अब किया क्या होगा इन लोगों ने? ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये है कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। फिगर से समझ में आ जाएगा, ये है कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। ये कोलियोप्टाइल पे यूनिलेटरल लाइट को, यहाँ से कौन सी लाइट पास की गई है? यूनिलेटरल लाइट इज पास्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल। ठीक है, यूनिलेटरल लाइट पास की है, एक ही साइड से पास की गई है। ओके, तो ये जो यूनिलेटरल लाइट पास हो रही है कैनरी ग्रास पे, इसकी वजह से जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे उनको नहीं पता था पहले कि यहाँ पे कुछ मटेरियल प्रेजेंट है कि नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कोलियोप्टाइल लिया हुआ है, लाइट को पास किया है, एक ही साइड से लाइट को पास कर रहे हैं, और लाइट को जैसे ही पास करते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये कोलियोप्टाइल में क्या दिखेगा? कर्वेचर। कर्वेचर कहाँ पे मिलेगा? कोलियोप्टाइल के अंदर। तो ये जो तुम्हें स्ट्रेट कोलियोप्टाइल दिख रहा है, वो आफ्टर पासिंग द लाइट क्या दिखना स्टार्ट करेगा? यहाँ पे तुम्हें कर्वेचर दिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब कर्वेचर जैसे ही स्टार्ट हुआ, उनको लगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब ये इन्फ्लुएंस को वो नाम नहीं दे सकते थे कि यहाँ पे कौन है, मतलब कौन सा केमिकल मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है, नहीं पता था। ठीक है, तो ये जो कर्व मिल रहा है, ये जो कर्वेचर यहाँ पे मिल रहा है, ये कर्वेचर क्या प्रूव किया कि पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस हुआ। किसकी वजह से? लाइट पास होने की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से ये बेंडिंग मोमेंट मिला है। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ये जो कोलियोप्टाइल का टिप पोर्शन था, ये जो कोलियोप्टाइल का टिप पोर्शन है, ये टिप पोर्शन को उन्होंने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसका जो कोलियोप्टाइल का टिप पोर्शन है वो हटा दिया है। तो अब नीचे का बेस रहेगा,
सिर्फ टिप पोर्शन नहीं है। मैंने आपको लोकेशन में क्या बताया था, अभी आपको तो पता है कि लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब ऑक्सिन का लोकेशन कौन सा है, टिप पोर्शन। यहाँ पे उन्होंने टिप पोर्शन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अगर टिप पोर्शन को रिमूव करेंगे और लाइट को पास करेंगे, ठीक है, टिप पोर्शन रिमूव हो गया है, लाइट को पास किया गया है, यहाँ पे कर्वेचर प्रेजेंट होगा, यस और नो? यहाँ पे कर्वेचर मिलेगा, यहाँ पे कर्वेचर एब्सेंट होगा, कर्वेचर इज एब्सेंट। क्लियर? तो एक चीज कंफर्म हो गई, सम पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस इज प्रेजेंट एट टिप पोर्शन। कुछ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप पोर्शन पे। वो इन्फ्लुएंस कौन से मटेरियल का है, केमिकल मटेरियल है कि कोई पर्टिकुलर क्या गैशियस मटेरियल है, कुछ भी पता नहीं था। बस इतना पता था उन लोगों को कि सम पर्टिकुलर influence is present at tip portion of कोलियोप्टाइल। किसका कोलियोप्टाइल? कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल। ठीक है, बस इतना वो लोग प्रूव कर पाए। उसके बाद जो सेकेंड जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर बाइसन एंड जॉनसन, बाइसन और जॉनसन, ये दो साइंटिस्ट, बाइसन और जॉनसन ने क्या किया, जो पर्टिकुलर यहाँ पे टिप पोर्शन इन्होंने लिया था, ये पर्टिकुलर टिप पोर्शन को कट किया। टिप पोर्शन को कट करने के बाद ऐसे दो टिप, ये टिप पोर्शन हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हम लोग को दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट के बीच में उन्होंने क्या प्लेस किया, ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये? This block is gelatinous block। जिलेटिन का मटेरियल है। जिलेटिन का मटेरियल कैसा होगा? अगार अगार जिलेटिन बॉक्स तुम लोग को पता होगा। तो उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे। अगर पोर्स प्रेजेंट है तो कोई भी जो केमिकल कंपाउंड टिप पोर्शन में प्रेजेंट होगा वो टिप से मूव करके कहाँ पे आएगा, तुम्हारे नीचे के बेस पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे जिलेटिनियस बॉक्स को प्लेस किया गया, ये जो शूट के कोलियोप्टाइल के टिप पोर्शन में जो केमिकल मटेरियल प्रेजेंट था, वो केमिकल मटेरियल ट्रांसफ़र होके कहाँ पे गया, नीचे बेस के अंदर चला गया, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंक्रीज्ड इन बेस, ठीक है। तो बेस में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये क्या शो करने लगा, यहाँ से कर्वेचर, यहाँ से क्या मिला उसको, कर्वेचर। तो बेंडिंग इफेक्ट यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ, बेंडिंग इफेक्ट यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। तो ये साइंटिस्ट ने बस इतना प्रूव किया कि कुछ पर्टिकुलर केमिकल मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, केमिकल मटेरियल प्रेजेंट होगा टिप पोर्शन पे, और टिप पोर्शन पे से वो पर्टिकुलर केमिकल मटेरियल ट्रांसफर होके कहाँ पे जाएगा, बेस के अंदर। समझो चीज़ को। पहले क्या किया गया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फिर से आप लोग के लिए रिपीट करती हूँ। कोलियोप्टाइल लिया है, कोलियोप्टाइल किसका लिया था, सेम कैनरी ग्रास का इन्होंने कोलियोप्टाइल लिया हुआ है जो टिप पोर्शन होता है, इसको कट किया है। तो कट करने के बाद हमें दो पोर्शन मिलेंगे, एक टिप पोर्शन मिला, ये छोटा सा टिप पोर्शन, और नीचे क्या प्रेजेंट था, बेस। अब ये टिप और बेस के बीच पे क्या रख दिया है उन्होंने, जिलेटिनियस बॉक्स। जिलेटिनियस बॉक्स है तो ये जो ब्लॉक है ये कैसा हो जाएगा, पोरस मटेरियल है। पोरस मटेरियल, क्या बोल रहे हो आप लोग, हाँ, पोरस मटेरियल है। तो पोरस मटेरियल के वजह से जो पर्टिकुलर केमिकल मटेरियल शूट के टिप में प्रेजेंट होगा, ये टिप में से ट्रांसफर होकर कहाँ पे चला जाएगा, बेस के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? बेस में जाने की वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बेस में इंक्रीज होने की वजह से वो क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा। और जैसे ही ग्रोथ मिलेगी ये कैसा हो जाएगा, यहाँ से बेंड हो जाएगा। क्लियर है? अब जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल सकते हैं बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी हम लोग को डाउट थे, पहले के साइंटिस्ट को जितने भी डाउट थे ऑक्सीजन के बारे में, ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए तीसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था एफ वेंट। ठीक है, तो हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, एफ वेंट। यहाँ पे आप लोग के भी डाउट जितने भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे कि हुआ क्या था ऐसा, वो केमिकल मटेरियल ने क्या किया था, किस हिसाब से शो किया था कर्वेचर। हम लोग देखते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट, एफ वेंट। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एफ वेंट। और हाँ,
ओट कोलियोप्टाइल, और ओट का साइंटिफिक नेम है एवेना सटाइवा। साइंटिफिक नेम ऑफ ओट इज एवेना सटाइवा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है एवेना कर्वेचर टेस्ट। ये जो एफ वेंट ने जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया है एवेना पे, ओट कोलियोप्टाइल पे, इसको फर्स्ट बायो एसे के हिसाब से लिया गया है, बायो एसे ऑफ ऑक्सिन। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या किया है, किस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने एफ वेंट ने काम किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ओट कोलियोप्टाइल। ओट कोलियोप्टाइल के अंदर यहाँ पे भी किसको कट किया है, टिप ऑफ ओट कोलियोप्टाइल। किसको कट किया है तुम लोग ने, टिप ऑफ ओट कोलियोप्टाइल। ये टिप पोर्शन को कट करके इसको प्लेस किया है, प्लेस्ड ऑन अगार अगार ब्लॉक फॉर सम टाइम। यहाँ पे देखो, ये टिप पोर्शन को अगर मैं ये अगार अगार पे प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर से मेरा सेम क्वेश्चन कि ओट कोलियोप्टाइल के टिप पोर्शन में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सिन प्रेजेंट होगा। ये ऑक्सिन कहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को एक चीज़ समझ में आएगी, डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिन, डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिन। जैसे ही ऑक्सिन को कहीं पे जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर ग्रोथ तो हो रही है, ऊपर तो थोड़ा थोड़ा जाएगा, पर तुरंत वो यूनिपोलर डायरेक्शन में नीचे ग्रो करना नीचे मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। ग्रो नहीं, नीचे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो मूवमेंट ये कैसी हो जाएगी ऑक्सिन की, नीचे की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे बेस सीकिंग हार्मोन। बेस सीकिंग हार्मोन मतलब जो बेस होगा, टिप का जो बेस होगा, वहाँ पे उसका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज बेस सीकिंग हार्मोन। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बेस सीकिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका मूवमेंट किस हिसाब से होगा, मयूरी। तो यहाँ पे उसका जो मूवमेंट है, ऑक्सिन का जो मूवमेंट है, प्लांट के अंदर तुम लोग को कंसिडर करना है। प्लांट के अंदर का कोई टिप पोर्शन, और टिप से लेके तुम लोग कोई पर्टिकुलर यंग बर्ड के अंदर ट्रांसफर करवाते हो ऑक्सिन का, तो वो कहाँ पे करेगा, नीचे की लेटरल साइड पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो देखो, डायरेक्शन ऑफ ऑक्सिन इज कैसा हो जाएगा, बेस सीकिंग हार्मोन। तो जितना भी यहाँ पे पर्टिकुलर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये सारा ऑक्सिन कहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक को क्या करना है, ये ब्लॉक को आप लोग ट्रांसफर करेंगे। अगर आप यहाँ से कट करते हो, ये ओट कोलियोप्टाइल को इस हिसाब से कट करते हो, तो इतना पोर्शन बच जाएगा तुम्हारा, जिसको आप बोलोगे बेस, स्टॉक, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। या तो नाम दिया गया इसको स्टंप, ओके। तो आप क्या करोगे, ये जो स्टंप, ये जो बचा हुआ स्टंप था, इसके ऊपर मैंने अगार अगार को कुछ इस हिसाब से प्लेस किया है। आधे पोर्शन में आप लोग को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ ये हाफ पोर्शन को कंसिडर करके मैंने हाफ साइड्स पे ऊपर की तरफ क्या रखा हुआ है, तुम्हारे अगार अगार ब्लॉक को प्लेस किया हुआ है। अगार अगार के अंदर क्या था, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, ये ऑक्सिन सारा का सारा इकट्ठा होकर किधर आ गया है, हमारे ब्लॉक के अंदर।
तो जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये सारा ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, ये नीचे की साइड पे। क्योंकि अभी मैंने जस्ट बोला कि ऑक्सीजन कौन से डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ऑक्सीजन बेस सीकिंग हार्मोन है तो वो नीचे की साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही ऑक्सीजन मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, जितना भी ऑक्सीजन ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट था वो सारा ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, स्टंप के अंदर, ठीक है। और स्टंप में जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ वहाँ पे उसकी ग्रोथ कैसी मिलेगी तुम लोग को, ग्रोथ विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब एक कंसिडर करो कि एक जगह पे ग्रोथ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोलियोप्टाइल है, यहाँ पे अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ अगर कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ की वजह से क्या हो जाएगा, वो मूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा, बेंडिंग कर्वेचर उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जहाँ पे ग्रोथ उसका बढ़ जाएगा वो बेंडिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगा और कुछ इस हिसाब से बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मूवमेंट है, ये बेंडिंग मूवमेंट ग्रोथ डिफरेंशिएशन की वजह से है। ये प्रूव करने वाला साइंटिस्ट कौन सा था, एफ वेंट। बेंडिंग इफेक्ट किसकी वजह से आया है, बेंडिंग इफेक्ट, बेंडिंग इफेक्ट इज ड्यू टू ग्रोथ डिफरेंशिएशन। और ग्रोथ डिफरेंशिएशन क्यों आया, क्योंकि जहाँ पे भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वो ग्रोथ कैसा करेगा, इंक्रीज कर देगा। जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो ग्रोथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज़ें याद में रखनी है कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन की वजह से क्या मिलता है, बेंडिंग मोमेंट मिलता है, कर्वेचर मिलता है, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट है इसने हम लोग को एक क्लियर चीज बताई कि बेंडिंग इफेक्ट किसकी वजह से है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन की वजह से। दूसरी एक चीज और बताई कि सपोज ये इतना बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, ये बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये एक एक्सिस मैंने ऐसे इमेजिन कर ली है। ये तुम्हारा कोलियोप्टाइल है, मैं फिर से बताती हूँ, ये नॉर्मल था, तुम्हारा नॉर्मल ग्रोथ था। और यहाँ पे ग्रोथ डिफरेंशिएशन की वजह से ये क्या मिला, यहाँ पे बेंडिंग इफेक्ट मिला। बेंडिंग इफेक्ट की वजह से ये मैं एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जो मिला तुम्हें डिग्री ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोला जाएगा, डिग्री ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने थीटा से बताया हुआ है। तो डिग्री ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। डिग्री ऑफ कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। 10 डिग्री ऑफ कर्वेचर विल शो 150 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ये नोट डाउन कर लो। 10 डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या शो करेगा, 150 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो जो बेंडिंग इफेक्ट है, दो चीज़ें हम लोग को पता चली। बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से हुआ, बेंडिंग इफेक्ट ग्रोथ डिफरेंशिएशन की वजह से हुआ। ग्रोथ डिफरेंशिएशन की वजह से ये जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है ये हमें क्या शो करता है, डिग्री ऑफ कर्वेचर। और ये डिग्री ऑफ कर्वेचर किसके प्रोपोर्शनल में होता है, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में होता है। 10 डिग्री आप लोग को कितना शो करेगा, 150 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग को किसने दी हुई है, एफ वेंट नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको हम लोग फर्स्ट बायो एसे फॉर ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे तुम्हारी हिस्ट्री जो हम लोग ने चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन, बाइसन एंड जॉनसन और एफ वेंट ने हम लोग को ऑक्सीजन के लिए जो दी थी उसके बारे में हम लोग ने बात की। अब हम लोग उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट के अंदर, उसके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस। 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट कौन सा था हमारा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और दूसरा कौन सा है अभी,
दूसरा कौन सा अभी कंप्लीट किया हम लोग ने, उसके डिस्कवरी, या तो आप लोग उसकी हिस्ट्री बोल सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइए, कितने लोग प्रेजेंट है लाइक करते जाइए। 16 तो आए हुए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, सबसे पहली चीज़ मैंने बोला था आप लोग को, जब भी मैं सिग्निफिकेंस स्टार्ट करूँगी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँगी कि ऑक्सीजन का पर्टिकुलर नेचर मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था। क्वेश्चन है मेरा, ऑक्सीजन का नेचर मैंने क्या बताया था। ठीक है, हाँ, एसिडिक कंडीशन, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में तुम लोग को कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। जहाँ पे भी पर्टिकुलर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो कंडीशन स्लाइटली क्या हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, अगर शूट का टिप है, शूट टिप पे 10 ppm मिला था, रूट टिप पे 0.0001 ppm मिला था, तो अगर शूट टिप के अंदर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम कौन सी कंडीशन में जाएगा, एसिडिक पीएच उसकी हो जाएगी। तो एसिडिक पीएच अगर होती है, वेरी गुड, एसिडिक पीएच अगर होती है तो एसिडिक पीएच की वजह से एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एक्सपांसिन। ठीक है, देखो बताती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, सेल वॉल एलोंगेशन। कैसे ये सेल वॉल को एलोंगेट करने के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑक्सीजन का कौन सा हो जाएगा, सेल वॉल एलोंगेशन। कैसे एलोंगेट कर सकता है, ठीक है, सपोज ये सेल वॉल है, और ये सेल वॉल के अंदर के माइक्रोफाइब्रिल है। ठीक है, ये सेल वॉल के माइक्रोफाइब्रिल है, ये सारे के सारे सेल वॉल माइक्रोफाइब्रिल है, और ये माइक्रोफाइब्रिल को अटैच्ड करने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेल वॉल के जो माइक्रोफाइब्रिल है, सेल वॉल जिस चीज़ से बना है उसका जो माइक्रोफाइब्रिल है उसके अंदर का ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे ही सेल वॉल के अंदर, ये सेल वॉल किस चीज़ की है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम की, तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर वहाँ का जो सेल वॉल होगा, वो सेल वॉल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एसिडिक पीएच की वजह से एक हार्मोन रिलीज होगा, एक्सपांसिन। और ये एक्सपांसिन हार्मोन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। कैसे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कैसा होगा, बाय नेचर एसिडिक। अगर बाय नेचर एसिडिक है तो एसिडिक कंडीशन की वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो रहा है। ड्यू टू एसिडिक कंडीशन एक्सपांसिन हार्मोन विल बी रिलीज्ड एट शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, जैसे ही शूट अपाइकल मेरिस्टेम में एक्सपांसिन हार्मोन रिलीज हुआ, एक्सपांसिन ने काम करना क्या स्टार्ट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्यूलर माइक्रोफाइब्रिल इन सेल वॉल विल बी ब्रेक। ठीक है, तो अगर ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एलोंगेशन स्टार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर ब्रेक हो रहा है तो इसके बीच में कैविटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर कैविटी फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो कैविटी, गोटिया नीलेश कौन है भाई, आंटी नहीं हूँ मैं, मेघा मैम हूँ। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन चल रहा है भैया जी, ये ऑक्सीजन चल रहा है, गोटिया ये ऑक्सीजन चल रहा है। तो यहाँ पे जो माइक्रोफाइब्रिल है, माइक्रोफाइब्रिल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे कैविटी स्टार्ट होगी, और कैविटी स्टार्ट होने की वजह से ये यहाँ पे मटेरियल क्या हो सकता है, मटेरियल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। पोरस स्ट्रक्चर के अंदर और मटेरियल अगर आएगा तो मटेरियल की वजह से ये क्या होना स्टार्ट होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेल वॉल एलोंगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेल वॉल एलोंगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल वॉल एलोंगेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है सेल वॉल एलोंगेशन के बाद, जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो हो जाएगा
अपाइकल डोमिनेंस। ये है तुम्हारा शूट का एपेक्स रीजन, ठीक है। ये तुम्हारे लेटरल बर्ड, सपोज यहाँ पे लेटरल बर्ड प्रेजेंट है, लेटरल बर्ड शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ओके। तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है? ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड इनटू शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अभी मैंने बताया आपको कि अगर ये ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन टिप पोर्शन में ज़्यादा होगा, ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन टिप पोर्शन में ज़्यादा होगा, तो वो मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट करेगा? वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा नीचे की साइड पे, ठीक है। तो नीचे की साइड पे अगर वो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है तो ये सारा ऑक्सिन कहाँ पे जाएगा? ये ऑक्सिन जाएगा लेटरल बर्ड के अंदर, और लेटरल बर्ड इनहिबिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लेटरल ब्रांचेस फॉर्म नहीं हो सकती अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो। If oxygen concentration is more in lateral bud, then lateral branches cannot arise, cannot reproduce, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर लेटरल बर्ड में से लेटरल ब्रांच को फॉर्म करवाना है तो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन अगर टिप पोर्शन पे है, ऑब्वियसली टिप पोर्शन है तो यहाँ पे ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कहाँ पे जाएगा? बेस सीकिंग हार्मोन है तो वो सारा हार्मोन किस साइड पे जाएगा? नीचे की साइड पे जाएगा। अगर नीचे की साइड पे जा रहा है तो वो कहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा? लेटरल बर्ड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और लेटरल बर्ड क्या नहीं कर पाएगा? लेटरल ब्रांचेस के अंदर ये ब्रांचेस फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसा ना हो और लेटरल ब्रांचेस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस अगर तुम लोग को चाहिए तो आप लोग क्या करना स्टार्ट करोगे? ये ऑक्सिन जहाँ पे ज़्यादा है टिप पोर्शन को आप लोग क्या कर दो? कट कर दो। तो ऑक्सिन का जो टिप पोर्शन, ये टिप पोर्शन अगर आप लोग का हट जाता है तो यहाँ पे जो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो लेटरल बर्ड तुम्हारा प्रूनिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ से ब्रांचिंग फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रांचिंग शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग क्यों बढ़ी? क्योंकि ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। और ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे टिप पोर्शन जो है, ये टिप पोर्शन तुम लोग ने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। ये सेम टेक्निक कौन करता है? गार्डनर, ठीक है। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज आर्ट ऑफ प्रूनिंग टेक्निक और decapitation. This technique is known as decapitation और art of pruning technique. गार्डनर करते हैं ये, और ये सेम टेक्निक टी प्लांटेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ की जाती है? टी प्लांटेशन के अंदर आप लोग ये टेक्निक को सबसे ज़्यादा देखोगे। वो लोग क्या करते हैं कि जो टी का प्लांट होता है उसका जो ऊपर का टिप पोर्शन होगा वो टिप पोर्शन को कट कर देंगे। चाय पत्ती हम लोग को सबसे ज़्यादा चाहिए, तो ब्रांचेस जितने भी बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पत्ती तुम लोग को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर टिप पोर्शन है उसको कट किया जाएगा। टिप पोर्शन अगर कट हो रहा है तो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो लेटरल ब्रांचेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, और जितनी ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस ग्रो करेगी उतना ही ज़्यादा लीफ का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो टी प्लांटेशन के लिए आर्ट ऑफ प्रूनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डीकैपिटेशन प्रोसेस। क्लियर? तो सेकेंड सिग्निफिकेंस हो गया तुम्हारा अपाइकल डोमिनेंस, फर्स्ट सिग्निफिकेंस था तुम्हारा सेल वॉल एलोंगेशन, और अब हमारा थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो है फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म। जितनी भी कमेंट आ रही है उस पर ध्यान ना देके अगर तुम लोग लेक्चर पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिसको नहीं पढ़ना होगा वो कमेंट करते ही जाएंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दो। फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म,
देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा मूवमेंट दिखाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब मैं बताती हूँ आपको ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा सीडलिंग है, सीडलिंग, ओके, और सीडलिंग पे हम लोग लाइट, यूनिलैटरल लाइट को पास कर रहे हैं। आप लोग यूनिलैटरल लाइट को पास करे जा रहे हो, कहाँ पे? सीडलिंग पे। तो जहाँ पे पर्टिकुलर लाइट की वजह से, ये जहाँ से लाइट आ रही है, ऑक्सीजन का मूवमेंट किस कहाँ पे होगा? ऑक्सीजन मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। सीडलिंग के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन का मूवमेंट किस हिसाब से स्टार्ट होगा? अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गया सीडलिंग के इस साइड पे, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इस साइड पे कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये सीडलिंग है, तो सीडलिंग में से रूट भी फॉर्म करना है, सीडलिंग में से शूट को भी फॉर्म करना है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये पोर्शन आप लोग को क्या है? इमेजिन करना है शूट का, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आप लोग को कंसीडर करना है रूट। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे शूट का ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा आपको, और यहाँ पे ग्रोथ कैसा मिल जाएगा? कम। और रूट के अंदर हम लोग को क्या कंडीशन चाहिए? 0.0001 ppm, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ पे ग्रोथ कैसा हो जाएगा? यहाँ पे रूट का ग्रोथ कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रोथ कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो अगर ऐसा ग्रो कर रहा है, सीडलिंग के अंदर ऐसी कंडीशन आ रही है कि एक जगह से ग्रोथ ज़्यादा, दूसरी जगह से ग्रोथ कर, तो ये ऐसा शो करेगा बेंडिंग मूवमेंट। ये भी क्या शो करना स्टार्ट करेगा? इस हिसाब से बेंडिंग मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो शूट वाला पोर्शन होगा वो इस हिसाब से बेंड करेगा, और रूट वाला जो पोर्शन होगा वो इस हिसाब से बेंड करेगा, ठीक है। तो फोटोट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब क्या है? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये वर्ड हम लोग सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर शूट है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, और जो रूट है उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। पर अगर हम लोग सीडलिंग को अगर हम लोग इस हिसाब से ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि शूट जिस हिसाब से स्टार्ट करेगा अपना मूवमेंट, वो अपर डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, सॉइल की अपर डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट करेगा? वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो शूट बोला जाएगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और रूट नीचे के डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा तो वो क्या बोला जाएगा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अगर जियोट्रॉपिक के बारे में बात करते हो तो रूट का डायरेक्शन नीचे की साइड में है, तो सॉइल के डायरेक्शन में जा रहा है, तो रूट को हम बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और शूट को हम बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ रूट एंड शूट। क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ रूट एंड शूट। तो ऑक्सीजन के अंदर का ये तीसरा सिग्निफिकेंस इफेक्ट, ऑक्सीजन की वजह से क्या मिलेगा हम लोग को? ट्रॉपिक मूवमेंट मिलेगा। नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म हम लोग को शो करना स्टार्ट करेगा कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट देखें तो एब्सिशन, फॉलिंग ऑफ लीफ, और फॉलिंग ऑफ लीफ ये तुम्हारा यहाँ पे लीफ है, ठीक है। ये हो जाएगा शूट, ये हो जाएगा लीफ। यहाँ पे एक कंडीशन आप लोग ने करनी है कि अगर शूट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, शूट और स्टेम, और दूसरा है मेरे पास लीफ, लीफ में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई और शूट और स्टेम में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो, ऐसी कंडीशन में फॉलिंग ऑफ लीफ और एब्सिशन कैसा हो जाएगा? एब्सिशन इज एब्सेंट। फॉलिंग ऑफ लीफ कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
अगर शूट, स्टेम और लीफ के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो एब्सिशन क्या होना स्टार्ट होगा, एब्सिशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉलिंग ऑफ लीफ के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब लीफ के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम हो जाएगा, लीफ कंटेन लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और स्टेम कंटेन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली क्या होना है, एब्सिशन होना है। मतलब लीफ वहाँ से क्या करना स्टार्ट करेगा, फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो फॉलिंग ऑफ ऑर्गन, फॉलिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड होता है। एब्सिशन प्रोसेस, फॉलिंग ऑफ लीफ प्रोसेस, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ऑक्सीजन का लीफ के अंदर और स्टेम के अंदर है। कोई पर्टिकुलर 2 ऑर्गन को अगर तुम लोग कंसिडर करते हो, क्लासीफाई करते हो और उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन देखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट का एब्सिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 4th तुम्हारा सिग्निफिकेंस इफेक्ट हो जाएगा। जो 5th सिग्निफिकेंस इफेक्ट है वो है हर्बिसिडल इफेक्ट। हर्बिसाइड्स कौन सा है, 2,4-D और 2,4,5-T। (2,4-D, 2,4,5-T) ये दोनों भी डाइकॉट के लिए यूज़ होता है। डाइकॉट के लिए हर्बिसिडल एक्टिविटी शो करता है। मोनोकॉट के लिए ये दोनों यूज़ नहीं किया जाता एज अ हर्बिसाइड, क्योंकि मोनोकॉट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है 2,4-D और 2,4,5-T को। इसलिए हम लोग हर्बिसिडल एक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करते हैं, डाइकॉट के लिए यूज़ किया जाता है, 2,4-D एंड 2,4,5-T, ठीक है। हर्बिसिडल इफेक्ट के बाद दूसरा आता है लेटरल रूट फॉर्मेशन। लेटरल रूट फॉर्मेशन मतलब क्या करना है आपको, सपोज तुम लोग ने कोई पर्टिकुलर ब्रांच को लिया हुआ है, ठीक है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड बराबर है 2,4-D एंड 2,4,5-T का फुल फॉर्म आप लोग को मैंने बताया था। तो लेटरल रूट फॉर्मेशन के लिए एक मैंने बीकर लिया है, ठीक है। बीकर के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या ऐड किया हुआ है, ऑक्सीजन को ऐड किया हुआ है। अब मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांच, यहाँ से प्लांट की कोई ब्रांच है, वो ब्रांच के अंदर रूट नहीं है, सिर्फ ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच को मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। थोड़ी देर के बाद यहाँ से लेटरल रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। प्राइमरी रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता है। लेटरल रूट फॉर्मेशन, जो सेकेंडरी रूट फॉर्म होते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोल सकते हैं हम लोग। तो एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन के लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, ऑक्सीजन के सॉल्यूशन को यूज़ किया जा सकता है। तो जो पर्टिकुलर बीकर के अंदर हम लोग ने वो ब्रांच को प्लेस किया था, वो ब्रांच के अंदर थोड़ी देर के बाद क्या फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, लेटरल रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई ब्रांच है और ब्रांच पे रूट का फॉर्मेशन होना है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट के अंदर। तो इसको हम लोग रूट सेटिंग हार्मोन, ऑक्सीजन को दूसरा नाम क्या दिया गया है, रूट सेटिंग हार्मोन और रूटॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक असेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज़ करने वाली एक टेक्निक जहाँ पे हम लोग रूट सेटिंग हार्मोन या तो रूटॉन या तो मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजन का यूज़ करके ब्रांच के अंदर लेटरल रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी इफ़ेक्ट है, ये जो सारे सिग्निफिकेंस है, ये एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस, एक्स्ट्रा मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग ने इतना ही सुना था कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन का काम होता है, सेल एलोंगेशन का काम होता है। पर सेल डिवीजन के अलावा ऑक्सीजन कौन से सिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है वो अभी हम लोग ने 1 बाय 1 पूरे डिटेल में पढ़े हैं। ऑक्सीजन के बाद जो दूसरे हार्मोन है, मतलब जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सारे हार्मोन हम लोग बाद में देखेंगे। ये आज के लिए इतना ही था। और एक चीज़ कि जो पार्थेनोकार्पी इफेक्ट होता है
हाँ, पार्थेनोकार्पी के लिए भी ऑक्सिन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। विदाउट सीड फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑक्सिन को यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ट्रोमेटिक हार्मोन, जो ट्रोमेटिक हार्मोन एक ट्रोमेटिक हार्मोन क्या काम कर सकता है, जो जिसको हम बोलते हैं हीलिंग हार्मोन। तो ट्रोमेटिक एसिड जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है, जो ट्रोमा मतलब खुद की बॉडी को हील कर लेना, तो प्लांट की बॉडी को हील करने के लिए प्लांट एक पर्टिकुलर एसिड फॉर्म करता है जिसका दूसरा नाम है ट्रोमेटिक एसिड, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ याद रखना, ट्रोमेटिक एसिड को दूसरा नाम क्या दिया गया है, हीलिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑक्सिन, ये क्या काम करता है, ऑक्सिन ये फेमिनिज्म इफेक्ट क्रिएट करता है। फेमिनिज्म इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी फीमेल फ्लावरिंग होगा वो फीमेल फ्लावरिंग को वो और ज़्यादा इंड्यूस करेगा, फीमेल फ्लावर ग्रो करना और ज़्यादा इंड्यूस करेगा ऑक्सिन। तो फेमिनिज्म इफेक्ट कौन देता है, ऑक्सिन। और ऑक्सिन का जो काउंटर करंट इफेक्ट शो करता है वो हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। तो आपको अगर काउंटरएक्ट करने वाला कोई हार्मोन पूछते हैं ऑक्सिन के साथ वाला, तो उसका नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना कम है, हर टॉपिक के लिए जितनी डिटेल जाओगे उतनी कम होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ऑक्सिन, ये हमारा डिटेल के अंदर जितना तुम लोग को रिक्वायरमेंट है नीट के लिए मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तो कोई एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।